देखिए आज हम लोग जो है गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम हॉफमैस्टर नामक साइंटिस्ट ने 1848 में सर्वप्रथम इसे खोजा था। इसके बाद वाल्डेयर एंड स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने 1888 में सर्वप्रथम इसका नाम गुणसूत्र रखा था। इसके बाद डब्ल्यू रॉक्स नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि गुणसूत्र जो होता है वह आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। वो बताए थे 1883 में डब्ल्यू रॉक्स नामक साइंटिस्ट ने 1883 में सर्वप्रथम बताया था कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद बोवेरी तथा सटन नामक साइंटिस्ट ने 1902 में सर्वप्रथम बताया था कि जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र का भाग होता है। अब हम अगर बात करें गुणसूत्र है क्या, तो गुणसूत्र जो है एक पतली सी फिलामेंट सी संरचना होती है जो जिसे हम क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं, और वह सेल डिवीजन के अंत में क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणसूत्र एक फिलामेंटस संरचना होती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं, और वह सेल डिवीजन के अंत में कोशिका विभाजन में वह क्रोमैटिन फाइबर में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। गुणसूत्र जो होता है वह कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई पड़ता है, और सबसे छोटी कंडीशन जो होती है वह सेल डिवीजन की एनाफेज अवस्था में होती है। जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो कोशिका विभाजन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। कोशिका विभाजन की भी कई अवस्था 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और डाइकानेसिस जो है एक प्रोसेस होती है, 5 स्टेप में संपन्न होती है। तो सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देता है, और इसके बाद एनाफेज अवस्था में सबसे छोटी अवस्था में होता है। गुणसूत्र की जो लंबाई होती है साधारणतया 0.5 माइक्रोन से लेकर के लगभग 32 माइक्रोन तक होती है। बर्ड्स या फंजाई का गुणसूत्र जो होता है वो सबसे छोटा होता है, 0.5 माइक्रोन का होता है, जबकि ट्रिलियम का जो गुणसूत्र होता है वह 32 माइक्रोन तक का लगभग होता है। जबकि जाइंट गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 300 माइक्रोन के लगभग आसपास होते हैं। यह भी देखा जाता है कि वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं, साधारणतया जो प्रजनन होती है, जनन की क्रिया होती है, उस जनन क्रिया में जो भाग कोशिकाएं लेती हैं उनके अतिरिक्त जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। दोनों चीजें अभी बताऊंगा मैं। डिप्लॉयड होती है, जबकि जो वेजिटेटिव सेल्स के अतिरिक्त जो जेनेटिक कोशिकाएं होती हैं जो जनन में भाग लेती हैं, ऐसी कोशिकाएं हैप्लॉयड होती हैं। क्या होती है? हैप्लॉयड होती, एक गुणित होती है। वेजिटेटिव जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं, और इनको सोमैटिक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं जिनको जननिक कोशिकाएं कहते हैं वो साधारणतया हैप्लॉयड होती हैं। अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n होगी,
क्या होगी 2n होगी, जबकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या x या n होगी। अब पूछेंगे सर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होता क्या है? जिसमें बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक होता है उसे हम हैप्लॉयड कहते हैं, जिसमें बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 होता है उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर 2 है तो वह डिप्लॉयड होगा, और यदि बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 होगा तो उसे हैप्लॉयड के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम देखें, तो एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका के अंदर कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर होते हैं। जोड़े में कितने होंगे? 23 जोड़े। कितने होंगे? 23 पेयर। एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के अंदर 46 होती है। अब इनको हम 2x कहते हैं। अगर क्या क्या बोलेंगे? 2x बराबर कितना हो गया? 46, यानी कि 2x का मतलब कितना हो गया? 23 पेयर। तो x का मतलब क्या हो जाएगा? 23। x का मतलब क्या होगा? 23 हो गया। तो ये क्या हुआ? ये इसका हैप्लॉयड कंडीशन, और 46 टोटल जो हुए वह डिप्लॉयड कंडीशन। अगर बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक x हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉयड कहेंगे, और बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर 2 हो गया तो उसे हम डिप्लॉयड। इसी तरह से और भी ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और ढेर सारे प्रकार के पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड भी प्लांट्स पाए जाते। अब बात रही गुणसूत्र की संरचना की, अगर हम बात करें तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो कुछ इस ढंग से होती है। बीच में बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, इस तरह से आपको बना देना है। ये बन गया गुणसूत्र। गुणसूत्र में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम पेल्किल कहते हैं। पेल्किल के बाद इसके अंदर धागे नुमा संरचना होती है। ये इसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इधर भी ऐसे ही होता है जी, ये भी क्रोमोनिमेटा ही होगा। इसके अंदर जो भरा हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर जो भरा हुआ है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो बीच में ये पोर्शन है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। इसी में सेंट्रोमियर से यहां माला की मड़ियों की भांति यहां कुछ इस तरह से लटकी हुई संरचनाएं रहती हैं। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे इनको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है। हालांकि काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर कभी कभी आपकी किताबों में एक ही लिखा मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, जहां दोनों एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। गुणसूत्र में 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा को हम क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं। अर्थात एक भुजा जो होगी यहां से यहां तक क्या कहलाएगी? क्रोमैटिड कहलाएगी। ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगी? क्रोमैटिड कहलाएगी। समझ में आ रही बात? क्रोमैटिड। इसके बाद इसमें माला की मड़ियों के बाद काइनेटोकोर होता है। ये इसका सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, संकुचन बोलते हैं। द्वितीयक संकुचन, ये प्रथम संकुचन होता है। ये इसका सैटेलाइट पार्ट होता है।
सैटेलाइट पार्ट होता है। नहीं है, ये इसका ये जो घुंडी जैसे है, वो नहीं रिकॉर्ड है। एस अच्छा खैर यहाँ पर ये क्या होता है, सैटेलाइट पार्ट होता है। बता रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये इसका जो घुंडी वाली संरचना होती है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट पार्ट। ये इसका साइड रीजन होता है, ये इसका SAT साइड रीजन होता है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। और सबसे किनारे वाला जो पोर्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं टेलोमियर। क्या कहते हैं? टेलोमियर। इतनी बात समझ में, एक बार सरसरी निगाह से फिर से समझ लीजिए। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम हॉफमैस्टर नामक साइंटिस्ट ने 1848 में किया था। इसके बाद वाल्डेयर तथा स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने 1888 में इसका नाम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स रखा। इसके बाद डब्ल्यू रॉक्स ने सर्वप्रथम बताया था कि गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद 1902 में गोबेरी तथा सटन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि जीन्स गुणसूत्र का ही भाग होता है। जो गुणसूत्र होता है वह एक पतली फिलामेंटस संरचना होती है जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं, जो सेल डिवीजन के अंत में क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाती है। गुणसूत्र की संरचना अगर देखें तो गुणसूत्र में 3 भाग होते हैं। 3 भागों में से ऐसे समझ लीजिए कि ये इसकी 2 भुजाएं होती हैं, एक ये भुजा दिखाई गई है, दूसरी ये भुजा दिखाई गई है। जरूरी नहीं कि इसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हो ही, यह आवश्यक नहीं है, डिपेंड करता है गुणसूत्र कौन सा है। यह ऐसे भी हो सकता है, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे ये भुजा है वैसे इधर की भुजा भी हो सकती है। यहाँ तो दिखाया गया कि ऐसे भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, सबसे इसका बाहरी पोर्शन जो होता है आवरण, उसको पेल्किल कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर धागे नुमा जो संरचना होती है उसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। एक भुजा को हम क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। एक क्रोमैटिड के अंदर 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं जो कि धागे नुमा संरचना में ऐठे हुए रहते हैं, दोनों तरफ भी ऐसे दिखाई देते हैं। इसका ये जो सेंट्रोमियर है इसको प्रथम कॉन्ट्रिक्शन या प्रथम संकुचन के नाम से जानते हैं। इसके नीचे माला की मड़ियों की भांति कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको काइनेटोफोर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इधर जो है द्वितीयक या सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन होता है, इसी को हम साइड रीजन के नाम से जानते हैं। इधर ये घुंडी जैसी जो संरचना होती है इसे हम सैटेलाइट पार्ट या रीजन के नाम से जानते हैं। जनरली वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती है, अर्थात 2x होती हैं। जबकि जो जेनेटिक कोशिकाएं, जेनरिक कोशिकाएं होती हैं, जो अनुवाद कहते हैं जनन क्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती हैं, साधारणतया हैप्लॉयड होती हैं। यह भी देखा जाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी लंबाई जो होती है 0.5 माइक्रोन से लेकर 32 माइक्रोन तक होती है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है बर्ड्स या फंजाई की होती है जो 0.25 माइक्रोन की होती है, जबकि ट्रिलियम का जो गुणसूत्र होता है वह सबसे बड़ा होता है, 32 माइक्रोन का होता है। बर्ड्स या फंजाई का जो गुणसूत्र होता है सबसे छोटा 0.25 माइक्रोन का होता है। कुछ जाइंट क्रोमोसोम्स भी होते हैं, वो 300 माइक्रोन तक के होते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ही अगर कोई प्रजाति का गुणसूत्र है साधारणतया उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन कभी कभी एक ही प्रजाति के सदस्यों में भी गुणसूत्रों की संख्या में विविधता देखने को मिलती है। जैसे मनुष्य में अगर देखा जाए तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो उसका डिप्लॉयड कंडीशन में होती है। जैसे कान की एक कोशिका हम काट के देखें या ब्लड की कोई कोशिका काट के देखें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। लेकिन जनन क्रिया में जो भाग लेने वाली कोशिकाएं होंगी, जैसे स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, अर्थात शुक्राणु या अंडाणु हो गया, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है।